Hello and welcome to Major HS Kelsey's Balmi Academy. I am Sameer Singhal. Today we are going to discuss the medieval history practice set 2, and in this set we are going to discuss some questions that are really important, and we will also see the type of things or type of facts that we can remember from these questions that will help in our upcoming exam. So let's start with this one. So here is our set and here is our section, and here is the first question that we need to discuss today, and that is related to the Vijayanagar Empire. Okay, so whenever we are talking about the medieval history, especially the Hindu kingdoms are really important, as well as the South Indian kingdoms are really important in that case. So first question is from the Vijayanagar Empire. Let's see what they are asking. So it is asking about the Amar Nayaka system of the Vijayanagar Empire. The Amar Nayakas were military commanders who were given territories to govern. They were required to send a fixed tribute to the king annually. The king exercised no control over them once the land was assigned. So first of all, what I need to tell you is that this system is very famous in the Vijayanagar Empire, and do remember one more point about it, that this Nayaka is also known as the polygars. So a very important term, it has been asked so many times in exams, that polygars are related to which kingdom, or polygars are which type of particular post in the Vijayanagar Empire. So polygars are basically those people who have a particular land as a territory and as a requirement of them, and from that particular land or territory they gather the revenue, and a part of it is given to the king as a kind of a tribute, and the other part of it is basically kept by themselves as a salary. So that is related to the Nayakas and the polygars. अगर आप चाहें तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम है उसको यहां पे आप ले सकते हैं. एक छोटा सा फर्क रहेगा, मनसबदारी सिस्टम में लैंड नहीं दिया जाता था. अगर किसी मनसबदार को लैंड दिया जाता था तो वो बन जाता था जागीरदारी. दैट इज अ डिफरेंस. ओके, अगर हम बात करते हैं यहां पर इसी प्रकार के एक और सिस्टम की, तो दिल्ली सल्तनत में सेम एक सिस्टम आता था जिसको कहते थे इक्ता, और जो उसको संभालते थे उनको कहते थे इक्तादार. इक्ता सिस्टम शुरुआत किया था अल्तुतमिश के द्वारा. अब यहां पे आगे बात करते हैं. विजयनगर एम्पायर की जब बात आती है तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहां पे बिल्कुल ठीक है, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट यहां पे सही है. एंड दे वर रिक्वायर्ड टू सेंड अ फिक्स्ड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली. अब यहां पे जैसा मैंने बताया कि उनको एक फिक्स ट्रिब्यूट जो है वो राजा को फॉरवर्ड करना होता था फ्रॉम द रेवेन्यू दैट दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम देयर एरिया. अब तीसरी बात आती है, द किंग एक्सरसाइज नो कंट्रोल ओवर देम वंस द लैंड वाज असाइन्ड. ये यहां पे जो है बात थोड़ी गलत है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर आप एक राजा हो तो आप सोच भी सकते हो कि आप फुल ऑटोनॉमी तो नहीं देने वाले. हाँ, पार्शियल ऑटोनॉमी आप जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो पर्टिकुलर एक जमीन पर या एक जगह पर जागीर के रूप में या नायक के रूप में अपना बैठे हुए हैं. तो तीसरा पॉइंट यहां पे गलत हो जाता है. पहले और दूसरे जो है वो दोनों यहां पे ठीक होंगे, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द आंसर. अब थोड़ा सा हम कुछ और बातें जान लेते हैं अबाउट दी विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर की बारे में अगर बात करें तो इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों, याद रखिएगा, 1336 से, एंड इट गोज टिल 1646. ये 1646 तक जाता है. यहां पे टोटल 4 डायनेस्टीज आएंगी आपकी, जिसमें कि सबसे पहली आएगी संगम. सबसे पहली डायनेस्टी संगम. संगम के बाद सुलुवा, देन दी तुलुवा, एंड द लास्ट वन इज द अराविडू. अब मैं अगर आपको यहां पे बताऊं एक बात तो ध्यान से सुनिएगा. संगम डायनेस्टी और संगम एज ये दो अलग अलग चीजें हैं. संगम एज इज रिलेटेड टू द तमिल लिटरेचर, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द 3 किंगडम्स, चेरास, चोलास, पांड्यास, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पांड्यास द संगम वाज बेसिकली अपॉइंटेड, एंड टोटल 3 संगम्स वर हेल्ड, है ना. सो वो अलग है. वहां पे तमिल लिटरेचर की बात होती है जिसमें सीलापाड़ीकरम, मानी मेघलाई, ठीक है, ये सब चीजें वहां पे आती हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं संगम डायनेस्टी, तो संगम डायनेस्टी कौन सी है, जो सबसे पहली डायनेस्टी है आपके विजयनगर एम्पायर में. यही विजयनगर एम्पायर है जिसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसी का एक बहुत ही फेमस शहर है हम्पी.
और ये जो विजयनगर एम्पायर है ये आपको कहां पे मिला, ये आपको मिला कर्नाटका के रीजन में। और अगर बात करें कि कौन से रीजन के आसपास ये आपको मिलेगा, तो याद रखिएगा ये आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे मिलता है। इट इज बिसाइड्स द तुंगभद्रा रिवर एंड इन बिटवीन द तुंगभद्रा एंड रायचूर द्वाब। It is between the Tungbhadra and the Raichur Doab. So please remember all these points that I have told you about the Vijayanagar Empire in this question, and do remember the answer is A, that is 1 and 2. Okay, next one is a very important question. This type of question is generally asked in the exams. Sometimes the book have been asked of these people and sometimes about them, that in which particular king or in which particular type of period they went to India or they came to India. Okay, so here are two lists we have. One is the foreign travelers and on the other side we have the description of India. So now we have four people, that Al-Biruni, Marco Polo, Nikitin and Barboza. So let me tell you first about them. So Al-Biruni, the full name is Abu Rihan Muhammad Al-Biruni, and he came along with Ghazni, the Turkish invader, the first Turkish invader that came to India, and he attacked in 1100 AD. And basically if we talk about Al-Biruni, so Al-Biruni came along with him, along with the Firdausi. Okay, so if we talk about Al-Biruni, Al-Biruni basically wrote this book that is called the Kitabul Hind. Kitabul Hind is also known as Tehqiq-e-Hind. This is the other name of this book, please remember that. And do remember, along with Ghazni, Firdausi also came, and Firdausi wrote the book called the Shahnama. He wrote the book called the Shahnama. Now if we talk about Marco Polo, Marco Polo came during the time of the Pandya kingdoms. He came during the time of the Pandya kingdoms after the Cholas, and as I said, Marco Polo told about the mentioned the Pandyan kingdoms well. So A का 1 क्या, A का 1 हो जाता है और B का 2 हो जाता है। अगर हम केवल इस दो के हिसाब से देखें तब भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज A ऑप्शन। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, ये एलिमिनेशन वाला तरीका होता है किसी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरी बात यहाँ पे, अगर आप हिस्टोरियंस और ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ लें तो और बेहतर रहता है कि उनके बारे में और उनके द्वारा जो किंगडम्स है उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। निकितिन की बात करें और बारबोजा की बात करें, याद रखिए ये दोनों के दोनों विजयनगर एम्पायर के समय पर भारत आए हैं। और बारबोजा स्पेशली याद रखिए क्योंकि बारबोजा जो हैं ये कृष्ण देवराय के समय पर भारत आए हैं। कृष्ण देवराय वो राजा हैं जिनके समय में बारबोजा और बारबोजा के साथ पेज भी इनके कोर्ट में मौजूद हुए हैं। तो ये दो लोग हैं, both are kind of the Portuguese travelers and they both came during the time of विजय कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1509 to 1529. Okay, do remember that. So in that case, do remember one more point, that when Krishna Dev Rai became the king, who was the king in Delhi Sultanate? That king was Sikandar Lodi. And we can also say that when Krishna Dev Rai was the king of Vijayanagar Empire, so in that particular time period in 1526 the first battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodi and Babar built the Mughal Empire in India. Okay, so that was during also done during that time. So do remember this, and the answer for this question is A. Okay, the next one, we have 2 points here, the assertion and the reason, and let's see that what it is telling us. So assertion, the Iqtidari system under the Sultans of Delhi was not a hereditary assignment of land. The Sultans wanted to prevent the Iqtidars from developing local roots and challenging central authority. So ये यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें इक्तादारी के बारे में बात कर रहा है, जैसे अभी हमने नायक सिस्टम के बारे में बात करी, काइंड ऑफ वैसा ही सिस्टम है, बट इट इज रिलेटेड टू द दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। द इक्तादारी सिस्टम अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज नॉट अ हेरिडिटरी असाइनमेंट ऑफ लैंड। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें 2 बातें जान लीजिए। पहला, जब इस प्रोसेस की शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत करता है इल्तुतमिश। आगे चलते हुए इस प्रोसेस को एक हेरिडिटरी सिस्टम, इस प्रोसेस को एक हेरिडिटरी सिस्टम कौन बनाता है? तो वो इसको बनाता है फिरोज शाह तुगलक। ये बात याद रखिएगा।
ओके क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को जरूरत थी इस तरह के सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कि उसको हेरिडिटरी सिस्टम बनाए कि मतलब जो इक्तादार जिसके पास ऑलरेडी इक्ता है वो इक्ता आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ओके तो ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है, लेकिन ओरिजिनली इट वाज नॉट अ हेरिडिटरी सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, द सुल्तान्स वांटेड टू प्रिवेंट द इक्तादार्स फ्रॉम डेवलपिंग लोकल रूट्स एंड चैलेंजिंग द सेंट्रल अथॉरिटी। भाई ये भी बिल्कुल ठीक बात है। भाई कौन सा सुल्तान होगा जो ये चाहेगा कि उसके यहाँ पे जो जनरल्स हैं, जो लोग हैं, जो अमीर्स हैं, वो लोग जाएं जाके अपने पर्टिकुलर एरियाज में अपनी अथॉरिटी बनाएं और फिर राजा को ही चैलेंज करने लगे। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसीलिए काइंड ऑफ आप ये भी कह सकते हो कि इसी वजह से इसको हेरिडिटरी सिस्टम नहीं बनाया गया था, क्योंकि जब तक फिरोज शाह तुगलक, जब मैंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको हेरिडिटरी सिस्टम बनाया, तो जब तक वो रहा तब तक तो सिस्टम चलता रहा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के जाते ही तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी जो है वो ज्यादा समय टिक नहीं पाई, वो केवल 20-25 साल के अंदर ही वहां से खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करते हैं आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पब्लिक फिगर जो उस समय पे रही होंगे उनके बारे में इस तरह का कोई टाइटल या कुछ आता है तो वो संबंधित जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड इज सेड टू हैव कंपोज्ड द स्वर मेला कलानिधि। दिस रेफर्स टू व्हिच medieval figure? So here we have four options: the Amir Khusro, the Tansen, the Ram Raya and the Baz Bahadur. And if I tell you about these people, so particularly if we talk about them, so the answer for this question will be the राम राया। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका राम राया, इसका आंसर होगा, दैट इज द बी ऑप्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, राम राया वॉज द पर्टिकुलर किंग इन द विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर के अंदर एक किंग हुए और काइंड ऑफ मैं ये कह सकता हूं कि ये वही किंग है जिनके समय पे काइंड ऑफ एक डाउनफॉल वाला मूवमेंट भी शुरू हो गया था विजयनगर एम्पायर का, क्योंकि एक राजा जब इस तरह से बहुत ही ज्यादा आपके दिखने लगते हैं कि वो बाकी चीजों में इंटरवीन कर रहे हैं, तो उस केस में फिर जो सिस्टम है वो वीक होने लगता है। तो अमीर रामा राया यहाँ पे आंसर होगा। बाकी अगर बात करते हैं अमीर खुसरो, यहाँ पे हमें एक नाम मिल रहा है। अमीर खुसरो के बारे में भी एक बात याद रखिएगा, ही इज फेमसली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। इनको भारत का तोता कहते हैं और इनको ये नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी gave him this name. And if we talk about Tansen, Tansen was in the court of Akbar. We all know that. Tansen was in the court of Akbar. And Baz Bahadur was a kind of a king from the Malwa Empire. And he was also defeated by Akbar and his particular people. And later on, he also served Akbar in his court. So that was all about them. If we talk about the Amir Khusro के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। इनको फादर ऑफ कवाली भी कहते हैं। उर्दू जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट अमीर खुसरो ने किया है। तुगलक नामा एक बुक है जो इन्होंने लिखी है। अमीर खुसरो इज ऑल्सो नोन एज द पोएट और द पर्सन who served during the time of three kingdoms: the Ghulam dynasty, the Khilji dynasty and the Tughlaq dynasty. And about Amir Khusro, he was also the student of the famous Sufi sant that was Nizamuddin Aulia. एंड एक और बात इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो सितार और तबला, इन दोनों का भी आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। सो दैट इज ऑल अबाउट हिम। और एक और चीज अगर ऐड करना चाहूं तो ही इज ऑल्सो द पर्सन हु कॉल्ड कश्मीर द हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे चल के जहांगीर ने इस बात को शालीमार बाग में लिखवाया अपने कश्मीर में। तो बात अगर पूछी जाती है कि किस राजा ने कहा, तब नाम आता है जहांगीर, लेकिन ये बात बोली किसने थी? तो नाम आता है अमीर खुसरो। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास पे बातें हैं। द चोला यूज देयर नेवी ओनली फॉर कोस्टल डिफेंस। और हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट वन क्या होगा। तो राजेंद्र वन लेड अ नेवल एक्सपीडिशन अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल टू द श्री विजय किंगडम। The Cholas did not possess any knowledge of monsoon winds for navigation. The naval power of the Cholas was primarily built using the European technology. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से सोचें, अब अगर किसी के पास नेवल पावर है और अगर वो यहाँ पर चीजें चला रहा है, और अगर हम बात करते हैं राजा चोला, राजेंद्र चोला, इन सब की, तो ये लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में अपना काफी किंगडम अपना यहाँ पे बसाया था।
अगर हम राजेंद्र चोला जी की बात करें तो उन्होंने गंगाई कोंडापुरम नाम का एक कैपिटल भी बनाया था, तंजावुर से चेंज किया था उसको। अगर बात करते हैं तो गंगा का पानी जो है एक गोल्डन वेसल में वो लेकर गए थे पालास वगैरह को हराते हुए, और ले जाकर उन्होंने गंगाई कोंडापुरम की स्थापना भी करी थी। ठीक है, तो ये सब बात आ जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है नेवल पावर है, तो एक बात यहां पे जानने वाली ये है कि भाई यहां पे पहला पॉइंट मैंने वो आपको पहले ही बोल दिया कि साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड किया, तो भाई पहला वाला तो गलत हो जाता है, क्योंकि केवल कोस्टल डिफेंस के लिए अगर करते तो कहीं और क्यों जाते, है ना, तो बात गलत हो जाती है। अच्छा, चोलास डिड नॉट पोजेस एनी नॉलेज ऑफ मॉनसून विंड्स फॉर नेविगेशन, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ओवरऑल पूरे इंडियन ओशियन में, साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में, मालदीव्स में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास ये नॉलेज रही है। Apart from that, the naval power of the Cholas was primarily built using the European technology. ये सरासर गलत है, क्योंकि हमें पता है कि यूरोप ने इस टेक्नोलॉजी को खुद आफ्टर द 1417 इसकी शुरुआत करी। मैं 1417 ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हेनरी द नेविगेटर नाम के व्यक्ति ने नेविगेशन स्कूल बनाया, जिसके बाद ये सारी शुरुआत हुई। ठीक है, सो इसीलिए बात आ जाती है, तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है। द ओनली ऑप्शन दैट आई एम लेफ्ट विद इज द B option, that Rajendra I led the naval expedition across the Bay of Bengal to the Sri Vijaya Kingdom. And do remember, चोला एम्पायर की जो शुरुआत है, फाउंडेशन है, जो ये इंपीरियल चोलाज है, इनकी शुरुआत किसने करी थी? विजयालया चोलाज ने। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओके, नाउ the question is from the Mansabdari system, that means the question is from the administration of Akbar. So with reference to the Jat and Savars ranks in the Mansabdari system, consider the following. Jat determined the number of horses as a Mansabdar had to maintain. Savar determined the hierarchical position of the officer in the administration, and a Mansabdar's salary was determined primarily by his Jat rank. तो अब यहां पे जरा मेरी बात समझना। पहली बात तो सवर किसको कहते थे? सवर कहते थे कैवलरी को, सवर कहते हैं कैवलरी। अच्छा, जाट क्या होता है? तो बच्चों जैसे किसी को अगर मनसबदारी दी जाती है, तो मनसबदारी जो शुरुआत होती थी मिनिमम होती थी 10, मैक्सिमम ये चली जाती थी आपकी 7,000 तक भी चली जाती थी। 7,000 की मनसबदारी लेकिन किसको मिलती थी? ये जनरली उन लोगों को मिलती थी जो एकदम ब्लड लाइंस में होते थे मुगल्स की, उन लोगों को 7,000 की मनसबदारी मिलती थी। अब इसमें एक और चीज है, मनसबदारी के अंदर जो ये शब्द है जाट, ये आपकी पोजीशन को डिफाइन करता था, यानी आपकी रैंक को डिफाइन करता था। इसके हिसाब से ही आपको इन्फेंट्री मिलती थी, और उसी के प्रोपोर्शन में आपको क्या मिल रही थी? कैवलरी, जिसको आप लोगों को क्या करना होता था? मनसबदारों को क्या करना होता था? मेंटेन करना होता था। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, मनसबदारी सिस्टम में किसी प्रकार का कोई भी लैंड आपको जो है नहीं दिया जाएगा, नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर लैंड दिया जा रहा है तो उस केस में वो होता था जागीरदारी, वो जागीर दी जाती थी। ये तब होता था जब अगर अकबर को या किसी राजा को लगता था कि भाई हमें इनको सैलरी ना देके कोई लैंड दे देना चाहिए, जहां से खुद ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और खुद ही अपने आप को मेंटेन करेंगे, और बाकी का रेवेन्यू अपने सल्तनत को या फिर एम्पायर को फॉरवर्ड करेंगे, तब जागीरदारी मिलती थी। वरना मनसबदारी में याद रखिएगा कोई लैंड जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पे नहीं होता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जाट जो है वो रैंक डिटरमाइन करती थी, तो और यहाँ पे क्या कह रहा है? जाट डिटरमाइन द नंबर ऑफ हॉर्सेस अ मनसबदार हैड टू मेंटेन, यानी वो कह रहा है कैवलरी मेंटेन करना होता था जाट के अंतर्गत। तो ये तो बात गलत हो गई, ये तो बात ही बेकार हो गई। फिर सवर डिटरमाइन द हायरार्किकल, बल्कि ये उल्टा होना चाहिए था, है ना, तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। अ मनसबदार सैलरी वाज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय हिज जाट रैंक, ये बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एंड डू रिमेंबर, in 1575 Akbar introduced the system of mansabdari. Okay, next one, chronological order में हमें लगाना है दिल्ली सल्तनत के हुए इन इवेंट्स को। इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, द मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स एंड द अराइवल ऑफ द सैयद डायनेस्टी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इट वॉज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर आपसे पूछे विच इज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, तो उस केस में आंसर होता है चेरामन मॉस्क इन केरला।
ओके, डू रिमेंबर दैट। ये राष्ट्रकूटास के समय पर बनी थी जब अरब मर्चेंट्स भारत आया करते थे। लेकिन नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद या नॉर्थ इंडिया की पहली मॉस्क कौन सी होगी? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क होगी। ये दिल्ली में पाई जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1206 टू 1210। अच्छा, ये तो बात हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब आते हैं टोकन करेंसी। टोकन करेंसी की शुरुआत भारत में करी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसका टाइम पीरियड दोस्तों रहा था 1326 से 1351 तक। ये 1326 से 1351 तक रहा था। और यानी ऑब्वियस बात है कि सेकंड के बाद ही आएगा। तो सेकंड के बाद अगर आएगा तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है मेरा। और बाकी पे अब आते हैं, मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स कौन लेके आया था? तो ये लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या है? 1296 से 1316। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो काइंड ऑफ 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए और फिर आना चाहिए 1। एंड 4 पे अगर बात करते हैं अराइवल ऑफ द सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी दोस्तों ये आती है 1414 से और ये रहती है 1451 तक। यानी मेरा आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7th का आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर माई क्वेश्चन। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरह से जब कभी क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड कहां क्या रहा और किसने क्या किया, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू दारा शिकोह। दारा शिकोह वाज द सन ऑफ शाहजहां। सो ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। और मुझे यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो एल्डेस्ट सन की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये चारों भाइयों में दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब, इन सब में ये सबसे बड़ा था। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ कादरी सूफी ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑथर्ड द मजमा उल बहरानी बहरेन द मिंगलिंग ऑफ द टू ओशंस एंड ही वॉज डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द बैटल ऑफ चौसा। अब यहां पे एक छोटी सी चीज है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बैटल्स के बारे में कि कौन कौन सी बैटल्स कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं चौसा की, तो बच्चों याद रखिए 1539 एंड 1540। बैटल ऑफ चौसा जो है 1539 का है और बैटल ऑफ कन्नौज जो है वो 1540 का है। और ये दोनों ही बैटल्स किसने लड़े थे? हुमायूं ने। और दोनों ही बैटल्स में हुमायूं जो है वो हार गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। तो यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपका गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या हैं? बिल्कुल ठीक हैं। तो याद रखिएगा, दारा शिकोह कौन से सूफी ऑर्डर को यहाँ पे जो है फॉलो करता था? दैट इज द कादरी सूफी ऑर्डर को ये फॉलो करता था। और इसने किताब लिखी थी मजमा उल बहरेन, यानी कि द मिंगलिंग ऑफ द टू ओशियंस। एक और बात, यहां पे दारा शिकोह जो है वो एक और किताब लिखता है, दैट इज सीरे अकबरी। और ये जो किताब है सीरे अकबरी, इट वॉज नथिंग बट द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द उपनिषद्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Okay, now we have some architectural features and on the other side we have the monuments and style. So let's see that which is related to what. So first one is the Petra Dura. The Petra Dura, let me tell you about it first of all. Petra Dura की अगर बात करें दोस्तों, so ये एक इटालियन स्टाइल है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये रोम से इसकी शुरुआत होती है पेट्रा डूरा की। और पेट्रा डूरा सबसे पहली बार रोम के एक शहर फ्लोरेंस में यूज किया गया था। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जब हम कोई मार्बल पे कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम अलग अलग रंग के पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं उसको रंग करने के लिए। सो दैट इज द बेसिक टेक्निक ऑफ पेट्रा डूरा। पेट्रा डूरा को पर्शियन में प्राचीन कारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन कारी कहते हैं। पेट्रा डूरा इज रिलेटेड टू द ताजमहल। ताजमहल जो मॉन्यूमेंट है जो कि शाहजहां ने बनवाया, उसकी सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि उसमें पेट्रा डूरा यानी प्राचीन कारी जो टेक्निक होती है, एक इटालियन टेक्निक जो कि आगे चल के पर्शियन में प्राचीन कारी के नाम से जानी जाती है, उसका इंप्लीमेंट यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। तो ए का 1 हो जाता है, तो यानी बी ऑप्शन मेरा खत्म हो जाता है और डी ऑप्शन भी मेरा खत्म हो जाता है। तो अब अगर बात करते हैं हम इसके बाद, तो आगे देखें तो ट्रू आर्क। ट्रू आर्क जो है ये बच्चों किसके लिए कहा जाता है? ट्रू आर्क जो कहा जाता है ये कहा जाता है टॉम्ब ऑफ बलबन। बलबन का जो टॉम्ब है ये आपको कहां पे मिल जाएगा? तो ये दिल्ली में मिल जाएगा एंड इट इज नोन एज द ट्रू आर्क।
ये एक्चुअली में एक आर्क जैसा शेप है, उसके पीछे इसकी जो टॉम्ब है वो बनाई गई थी, सो इट इज फेमसली नोन एज द ट्रू आर्क। डबल डॉम की बात करें तो डबल डॉम जो स्ट्रक्चर है ये हमें मिल जाता है हुमायूंस टॉम्ब पे, तो यानी A1 B2 एंड C3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। स्लॉपिंग वॉल्स, ये जो है बच्चों ये आता है तुगलकाबाद फोर्ट। अच्छा, हुमायूं का जो टॉम्ब है, हुमायूं का टॉम्ब हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था, और हुमायूं की जो बायोग्राफी है हुमायूं नामा, वो उसकी बहन ने लिखी थी, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दैम। एंड पेट्राडूरा याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है। इन पर्शियन इट इज नोन एज परचिनकारी, इन पर्शियन इट इज नोन एज परचिनकारी, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, द भक्ति सेंट रामानुजा preached the doctrines of Vishishta Dvaita, and he believed that the individual soul and the material world are attributes of the supreme reality। तो ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये बात कर रहे हैं रामानुजा के बारे में, कि भाई रामानुजा जो है वो विशिष्ट अद्वैत के बारे में बात करते हैं, एंड वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल सोल और मटेरियल वर्ल्ड जो है उसके सुप्रीम रियलिटी की बात हो रही है। तो भाई पहला वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि रामानुजा एक भक्ति संत हैं। बेसिकली अगर बात करते हैं रामानुजा की, तो यहाँ से ही काइंड ऑफ शुरुआत होती है भक्ति मूवमेंट्स की भारत में। भक्ति मूवमेंट्स की भारत में शुरुआत होती है साउथ इंडिया से, उसके बाद ये भक्ति मूवमेंट जो है पूरे भारत में जो है फॉलो किया जाता है, और इसी में अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्ट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, और बहुत से लोग इससे संबंधित हो जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कबीर जी का, आपने नाम सुना होगा मीरा जी का, एंड काइंड ऑफ गुरु नानक जी भी इसी मूवमेंट का हिस्सा हैं, जहां से फिर सिखिज्म आगे शुरुआत होती है पूरी, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। सो बात आती है बच्चों, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। अब आते हैं अगर हम दूसरे पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट जो हमारा क्या कहता है, दैट ही बिलीव्ड इन द इंडिविजुअल सोल। वो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई एक आत्मा होती है, इंडिविजुअल आत्मा होती है, एंड द मटेरियल वर्ल्ड्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुप्रीम रियलिटी। तो ये बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से विशिष्ट अद्वैत को समझाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन विल बी द आंसर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ सिंपल वन आई गेस, और नाम क्वेश्चन देखते ही काइंड ऑफ दिमाग में आंसर आ जाएगा, that who among the following Mughal emperor shifted the capital from Agra to Delhi। तो दिल्ली में और वहां पे एक शहर बनाया था शाहजहांबाद, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां, ठीक है। अगर बात करते हैं, अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा, सबसे पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाने का काम किया था इल्तुतमिश ने, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं, या याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके समय पे कैपिटल थी लाहौर। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद जो कैपिटल है वो लगभग दिल्ली ही रहती है, लेकिन दिल्ली के अंदर अलग अलग शहर बनते चले जाते हैं। जैसे हम आगे बात करते हैं तो एक नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक एक फोर्ट बनाते हैं जिसका नाम है तुगलकाबाद फोर्ट, और उस समय पर राजधानी तुगलकाबाद हो जाती है। अच्छा, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं सीरी फोर्ट, तो सीरी उस समय पर राजधानी हो जाती है। मतलब ये सारे जो शहर हैं दिल्ली के अंदर ही बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग फोर्ट्स के हिसाब से कैपिटल है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका नाम आता है, जिक्र आता है किसका, फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक जब आते हैं तो वो बनाते हैं फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला जो है वो एक कैपिटल बन जाती है, दैट इज बेसिकली इन दिल्ली। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी बात आती है दोस्तों सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी कैपिटल को शिफ्ट करता है, दिल्ली से आगरा लेके आता है। तो याद रखिएगा, आगरा शहर को बिल्ड करना और आगरा को पहली बार कैपिटल बनाना, ये काम किसने किया था, सिकंदर लोदी ने। फिर और आगे बढ़ते हैं तो अब आता है हुमायूं। हुमायूं ने वापस दिल्ली को राजधानी बनाया एक पॉइंट पे, और दिल्ली को राजधानी बनाया तो उसने एक और शहर बनाया दीन पन्ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला कौन आता है, अकबर। अकबर के समय पे राजधानियां क्या क्या रहती हैं, आगरा रहती है, फतेहपुर सीकरी रहती है, लाहौर रहती है, और इस तरह से आगे चलती है चीजें। फिर आता है जहांगीर। जहांगीर के समय पे जो कैपिटल है वो लाहौर है, शाहदरा लाहौर। फिर आता है शाहजहां। तो शाहजहां वापस से कैपिटल को शिफ्ट करता है कहां पे, दिल्ली में, और दिल्ली में किसको, शाहजहांबाद को। फिर औरंगजेब जो है, औरंगजेब के समय पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आगरा कैपिटल रहती है, लेकिन आखिरी के 25 साल औरंगजेब जो है अहमदनगर यानी दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है। तो ये बेसिकली जो है पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के समय पे कैपिटल्स का एक डिस्क्रिप्शन था। तो याद रखिएगा द आंसर इज शाहजहां। ओके, नेक्स्ट वन, यहां पे अब क्वेश्चन आया है जागीरदारी क्राइसिस को लेके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जागीरदारी क्राइसिस ड्यूरिंग द औरंगजेब रेन। इट वाज कॉज्ड बाय एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पैबाकी, that is the land ready to be assigned as Jagir, and it led to the excessive exploitation of the peasantry by the जागीरदार्स। तो अगर हम बात करते हैं औरंगजेब का समय, तो औरंगजेब के समय पर दोस्तों हुआ क्या, अगर हम बात करते हैं, औरंगजेब ने दो चीजें करी। एक तो थोड़ा सा टायरनी के साथ उसने रूल करना शुरू करा, और उसके लिए उसको बहुत से लोगों की जरूरत पड़ी, जिसमें कि अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों को मनसबदारी और जागीरदारी फॉरवर्ड की जाने लगी, जिसकी वजह से काइंड ऑफ अ शॉर्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं, लेड टू द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्री बाय द जागीरदार्स। भाई जितने ज्यादा जागीरदार होंगे वो उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड वी ऑल नो दैट औरंगजेब का जो पूरा पीरियड रहा, उसमें शुरुआत के 10 साल को अगर छोड़ दें तो बाकी का पूरा पीरियड एक रिबेलियस दौर रहा, जिसमें बहुत से लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ बहुत बार रिबेलियन किया। फिर चाहे वो मराठास हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो जाट्स हों, चाहे वो आपके अहोम किंगडम्स हों या राजपूत हों, सभी ने लगभग यहाँ पे औरंगजेब के खिलाफ जो है रिबेलियन किया है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2। औरंगजेब का जो समय रहा वो रहा 1658 से लेकर 1707 तक। Okay, which of the following statement regarding the Pala of the Eastern India is incorrect? Is incorrect. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पालास की, तो पालास का जो डिस्क्रिप्शन आता है वो आता है ड्यूरिंग द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फ्रॉम 7th century to 10th century AD ये चलता है। और बात करते हैं जरा इनके बारे में। सो दे वर द ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल, ये बिल्कुल ठीक है। They maintained close trade and cultural links to the Southeast Asia, and they were frequently at war with the Cholas for control over the Ganga. तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आंसर हमें सोचने के लिए मिल जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि frequently at war with the Cholas for control over गंगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि ये बार बार लड़ाई नहीं हो रही। चोलास जो है, चोलास आपके साउथ इंडिया की तरफ है, नियर द एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो ये लड़ाई बार बार नहीं हो सकती। वहां पे बीच में जो है राष्ट्रकूटास भी बैठे हैं, पालवास भी बैठे हैं वगैरह, तो वहां पे चोलास को वापस आना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि राजेंद्र चोला फर्स्ट जो है वो आते हैं और आके अटैक करते हैं, और अटैक करके गंगा का पानी लेके जाते हैं। जैसे मैंने बताया, गंगई कोंडापुरम की स्थापना जब करते हैं, बिल्ड करते हैं उस समय पर। लेकिन ये फ्रीक्वेंट वार की बात नहीं है, ये एक बारी का एक समय पे ये हुआ था। So particularly if I talk about this question, the answer for this question will be the D. बाकी सारे बिल्कुल सही हैं। They were the great patrons of Mahayan Buddhism. दूसरा, they maintained a close trade and cultural links with the Southeast Asia. तो ये तीनों सही हैं। The only option that is incorrect is the D. The king is the shadow of God on earth. Jille Ilahi. Who was the first sultan to adopt this concept to enhance the royal prestige? तो अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि किस व्यक्ति ने, किस राजा ने खुद को जिले इलाही का नाम दिया, तो जिले इलाही नाम वैसे बहुत बार जो है रिलेट किया जाता है अकबर के साथ। लेकिन याद रखिएगा, द पर्सन हु बेसिकली फॉलोड दिस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम वाज द बलबन, गयासुद्दीन बलबन, एंड ही वाज द किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत और द गुलाम डायनेस्टी फ्रॉम 1266 to 1287। एंड बलबन also introduced the system, the Persian system in his court, and he used to follow the Persian rituals in his court like Pabos and Sizda. He is also famous for introducing the blood and iron policy, which was later also followed by Alauddin Khilji. And Balban is also known as the person who introduced the system of the permanent army for the first time, that is the Diwan-e-Arz. Diwan-e-Arz की जो शुरुआत है वो बलबन करता है। और आर्मी को पहली बार सैलरी कैश फॉर्म में देने की जो शुरुआत करता है वो कौन करता है? वो करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए वो चलाता है दाग एंड चेहरा सिस्टम। ओके, याद रखिएगा। एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द बलबन। बलबन खुद को क्या कहता है? जिले इलाही। ओके, नेक्स्ट वन। So here we have some administrative terms and we have to connect with the meaning of that. So we have 4 options here: Muqaddam, Amil, Barid and Mushrif. Now do remember
दीवाने बरीद, दीवाने बरीद, what is दीवाने बरीद? दीवाने बरीद is a intelligence bureau department and it was started by बलबन. सो एक ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल ठीक मिल जाता है, बरीद, बरीद इज रिलेटेड टू द थर्ड वन. सो बी, अगर बरीद सीधा सीधा इसके साथ जुड़ जा रहा है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द ए ऑप्शन. तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश करें कि एलिमिनेट हो जाए तो बहुत बढ़िया, बाकी आगे देखते हैं. मुशरिफ जो है दोस्तों ये अकाउंटेंट्स को कहा जाता है, याद रखिएगा. अमील की बात करें तो अमील इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू ऑफिसर एंड मुकद्दम, मुकद्दम इज रिलेटेड टू द विलेज हेडमैन. सो ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मुकद्दम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये बात याद रखिएगा. ओके, एंड सो इन दैट केस पर्टिकुलरली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ए. ओके, next one, which of the following statements about the Sher Shah Suri administration is correct? First of all, do remember that Sher Shah Suri's time period was from 1540 to 1545. Only 5 years he ruled and he defeated Humayun during the Battle of Chausa and Battle of Kannauj. And let's talk about him now. So which of the following is the correct? Okay, he introduced the dark branding of horse and chehra. ये गलत है, मैंने आपको अभी बताया. ये किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने. He abolished the postal system to prevent conspiracies. He divided his empire into sarkars and further into parganas. He only issued copper coins and discontinued silver रुपया. ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे. और अगर बात करते हैं तो अब यहाँ पे बात हो जाती है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा. सो इन दैट क्वेश्चन, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, पोस्टल सर्विस की जो शुरुआत है वो भी यहाँ पे शेरशाह सूरी ही कर रहा है, उसका कॉन्स्पिरेसी से कोई लेना देना नहीं है. याद रखिएगा, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू सरकार्स. इसीलिए याद रखिए कि जो शेरशाह सूरी ने लगभग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था वही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद सम चेंजेस वाज फॉलोड बाय अकबर. अकबर ने काइंड ऑफ उसी सिस्टम को लगभग फॉलो किया था, छोटे मोटे फर्क के साथ. जैसे कि यहाँ पे जो सबसे ऊंचे पद पे जो पॉइंट आता है वो आता है सरकार. सरकार यहाँ पे स्टेट्स को कहा गया. अकबर के समय पे जो स्टेट्स थे वो बन जाते हैं सूबा, और सूबा से नीचे होता था सरकार, सरकार से नीचे होता था परगना, और परगना से नीचे होता था विलेज. तो ये सिस्टम होता था. यहाँ पे सरकार है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द सी. एंड शेरशाह सूरी इज ऑल्सो नोन एज बादशाह बादशाह. दिस टाइटल वॉज गिवन टू हिम बाय द हुमायूं. And apart from that, if we talk about Sher Shah Suri, so Sher Shah Suri also built the road, and which later on known as the GT road, that is the Grand Trunk Road. And earlier during the modern time, that road was known as Uttar Path. Okay. Now, Akbar introduced the Dahshala system to ensure the fixed income of the state, and the reason that is giving is the prices of the crops and the amount of rainfall varied every year, making revenue collection unpredictable. So first of all, let me tell you that this system was introduced in 1580 and it was also known as the Japti system. It was formulated by Raja Todramal. Raja Todramal was Amir, was Diwan e Kul. He was at the point of Diwan e Kul. And Raja Todramal formulated this system. And if we talk about the Dahshala system, तो ये बिल्कुल ठीक बात हो जाती है यहाँ पे इस सिस्टम के बारे में. दूसरा, तो प्राइसेस जो है वो फिक्स किए जाते थे, प्राइसेस क्रॉप्स के, क्योंकि बारिश जो है वो डिफरेंट वेरी करती है भाई हर साल. तो ये भी बात बिल्कुल ठीक हो जाती है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन. एंड डू रिमेंबर, अंडर दिस सिस्टम द बेस्ट कल्टिवेबल लैंड वाज नोन एज पोलज. सबसे अच्छी जमीन जिसको कहते थे वो किसको कहते थे? पोलज को कहते थे, याद रखिएगा. ओके. Okay, which traveler described the practice of sati in great detail during the reign of the Muhammad bin Tughlaq? So Muhammad bin Tughlaq जो है उनके समय पे अगर बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो रहे हैं कब से कब तक? तो 1326 से लेकर 1351. और अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की तो इनके समय पर एक ट्रेवलर भारत आते हैं, दैट इज द इब्न बतूता. एंड इब्न बतूता जो है ये मोरक्कन ट्रेवलर है, मोरक्को से आए थे ये, और ये एक ट्रैवलर हैं, घूमते रहते हैं. इन्होंने किताब लिखी है रहला, और बाकी आगे चल के इन्होंने जुजिर, इब्न जुजिर के साथ मिलकर एक और किताब लिखी थी, दैट इज सफरनामा. तो ये दो बातें इनके बारे में याद रखिएगा. एंड ही वर्कड एज अ काजी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट ट्रैवलर इन द विजयनगर एम्पायर एज वेल. ओके, तो याद रखिएगा द आंसर इज इब्न बतूता.
Okay, consider the following statement regarding the Bahmani kingdom. So it was founded by Alauddin Hassan Bahman Shah in 1347. Let me tell you, during the time of Muhammad bin Tughlaq, two kingdoms separated themselves from the Delhi Sultanate. One is the Vijayanagar Empire and the other one is the Bahmani Sultanate in 1347. So first one is correct. The capital was initially Gulbarg and later shifted to Bidar. And Mahmud Gawan was the famous prime minister who expanded the kingdom's influence. So if we talk about this particular kingdom, that is about the Bahmani kingdom, so it is a very important point. And let me tell you that all these points are really important and all are correct. The answer is 1, 2 and 3. Do remember one more point, that this Hassan Bahman Shah is also known as Hassan Gangu. So if they say that Hassan Gangu was the person who built this kingdom, that is the Bahmani kingdom, so answer is correct. Okay, so remember the answer is D option, that is 1, 2 and 3. Okay, the Char Minar in Hyderabad was built by Quli Qutub Shah to commemorate which event? So if we talk about the Char Minar, so चार मीनार की जो स्थापना है या चार मीनार जो बना है वो बना है 1591 में एंड इट वाज बिल्ड बाय कुली कुतुब शाह. अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे वैसे तो चार मीनार बनने के पीछे जो हिस्ट्री है वो कई सारे पॉइंट्स को डिफाइन करती है, लेकिन जो सबसे रिलेटेबल पॉइंट है वो है कि प्लेग जो है वो खत्म हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर आपका जो चार मीनार है उसको 1591 में बनाया गया था. तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, दैट इज द एंड ऑफ अ डेडली प्लेग इन द सिटी. एक और बात आती है, कई बार इसको रिलेट किया जाता है कि जो इस्लाम धर्म है उसको स्थापित हुए, उसको एस्टेब्लिश हुए 1000 साल हो गए थे, तो कई बार उसके लिए भी कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा द आंसर इज बी, द एंड ऑफ द डेडली प्लेग इन द सिटी. Okay, which of the following introduced the concept of नौकरी and the system of वतन्स in the Deccan? So डेक्कन में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो डेक्कन में वैसे तो देखो दो लोगों के बारे में बहुत बात होती है. एक तो सबसे पहले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात होती है. दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिक्र आता है, बात आती है एक अहमदनगर के जनरल की जिसका नाम है मलिक अंबर. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो कंसेप्ट है नौकरी का और वतन्स का, ये शुरुआत करी थी किन्होंने? ये किया था मलिक अंबर ने, एंड ही वाज फ्रॉम द अहमदनगर सल्तनत. इनका नाम याद रखिएगा. काइंड ऑफ इन्हीं के सिस्टम्स हैं जो आगे डेक्कन में फॉलो किए जाते थे बहुत लंबे समय तक. एंड इफ वी टॉक अबाउट शिवाजी महाराज, द छत्रपति शिवाजी महाराज, सो इनका कोरोनेशन हुआ है 1674 में. ही बिकेम द छत्रपति इन 1674 एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ अष्ट प्रधान. रिमेंबर दैट. Okay, next one is regarding the medieval battles and the year related to them. And the battles, it is talking about the Battle of Khanwa, Battle of Ghagra, Battle of Kannauj and Battle of Samugarh. So let me tell you first of all about the Battle of Khanwa. The Battle of Khanwa was fought between Babur and Rana Sanga. And this battle was fought in the year 1527. Battle of Ghagra was basically fought once again by Babur, and it was fought against the Afghan forces. Okay, so the answer for B option will be the 1529. Now the Battle of Kannauj, if we talk about, so Battle of Kannauj was fought in 1540 and it was fought by Humayun and Sher Shah Suri. And if we talk about the Battle of Samugarh, so Battle of Samugarh was basically fought between Aurangzeb and his brother Dara Shikoh. Okay, so this one is also correct. So answer for this question will be the A option, that is the A1, B2, C3 and D4. Remember that. Okay. Which of the following statement is incorrect regarding the Sufi order, that is the Silsilas? So we have to tell about the incorrect one. The Chishti order was founded in India by Muinuddin Chishti. The Surawardi order believed in the living a life of poverty and avoided state patronage. The Naqshbandi order was the most orthodox and opposed music. The Qadri order was popular in the Punjab and Sindh regions. So if we talk about this one, if we talk about the particular Sufi orders, so the answer for this question is the Sohrawardi order believed in the living in the life of poverty and avoided the state patronage. तो ऐसा नहीं है, वो इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि
वो इस चीज को और यूज करते थे टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, और ताकि उनको और मौका मिले लोगों के बीच जाने का और उनसे बात करने का और उन्हें ये बातें समझाने का। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। Okay, I have not seen such a wise and a polite sultan in the whole of Hindustan. To which ruler did Ibn Battuta refer in this manner? So Ibn Battuta came during the court of Muhammad bin Tughlaq. We all know that. And अगर वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आए हैं तो ऑब्वियस बात है कि अपनी किताब रहला में वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दैट वाज फ्रॉम 1326 टू 1351। 1351. Okay, so Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq is also known as the wisest fool king. He introduced the token currency. He shifted the capital from Delhi to Daulatabad, that is Devgiri. Okay, and he was also the one who started the system of Diwan-e-Kohi. Remember that. Asked so many times. Diwan-e-Kohi. What is Diwan-e-Kohi? Agricultural department. It was an agricultural department. Firoz Shah Tughlaq wrote the book Futuhat-e-Firoz Shahi. His book was Futuhat-e-Firoz Shahi, and in the court of Firoz Shah Tughlaq, there was also the person called Barani. There was also the person called Barani, and Barani wrote the book Tarikh-e-Firoz Shahi. Okay, remember that. Next one. The use of gunpowder and artillery became decisive in India's warfare during the 16th century. And the Babur effectively used the Rumi method of war in the first battle of Panipat. तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि दोनों ही चीजें काइंड ऑफ बाबर से रिलेटेड हैं. बाबर वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड द आर्टिलरी इन इंडिया and during the first battle of Panipat, that was in 1526, and also in that battle he used the Ottoman system of Rumi and defeated the Ibrahim Lodi in that battle and defeated the Delhi Sultanate and established the Mughal Empire. So answer for this question is A. Okay, which of the following statement about the tripartite struggle is correct? Tripartite struggle कब से कब तक रहा? हमेशा याद रखिए, it was from 7th century AD to 10th century AD and was fought between three kingdoms, the Palas, the Gurjar Pratihars and the Rashtrakutas. इन तीनों के बीच में ये बैटल हुआ, ये पूरा वॉर चलता रहा एंड इट वाज फॉट बिटवीन पाला, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास. ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है. तो पहला ये आंसर आपका ठीक हो जाता है. एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था दिल्ली नहीं था, इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा किसको कंट्रोल करना था? कन्नौज को. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्नौज स्ट्रगल. ठीक है. और ये 10 साल का नहीं था, ये लगभग 300 साल का टाइम पीरियड था और इसमें कोई एक विक्टोरियस नहीं था. इसमें समय समय पर हर एक व्यक्ति, हर एक किंगडम रूल कर रहा था कन्नौज को. ओके ओके. नेक्स्ट वन. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हमीर मादा मर्दाना, अ प्ले डिस्क्राइब द डिफीट ऑफ द तुरुशक्स. So if we talk about this one, Hamir Mada Mardana, so this was a very famous play, and if we talk about this one, so it was authored by Jaya Simha Suri. It was authored by Jaya Simha Suri and it was related to the basically the Suri dynasty. So remember that. So that is about this thing. Jayachandra is famous as a king of Kannauj and he was during the time of Prithviraj Chauhan. Okay, here we have the administrative posts: Diwan-e-Insha, Diwan-e-Risalat and Diwan-e-Wazirat. Let's see. So first of all, Diwan-e-Wizarat या वजीरत. Diwan-e-Wazirat या विजारत, वजीर जो है याद रखिएगा, वजीर उसके दो काम होते थे. He is the prime minister, that means he basically control the army and also the finance. तो थर्ड का क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हो जाएगा. ये बिल्कुल ठीक है. अब थर्ड का अगर हो जाएगा ये वाला, तो इसके बाद आगे देखते हैं. दीवान रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स ऑफ रिलीजियस अफेयर्स. तो सेकंड वाले की अगर बात करते हैं तो काइंड ऑफ ये भी आपका जो है दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा. एक बात और याद रखिएगा, कई बार इनको सदर उस सदर भी कहते थे, सदर उस सदर भी इनको कहा जाता था. ये बात भी याद रखिएगा. ठीक है, तो ये भी ठीक है. एंड दीवान-ए-इंशास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस. तो ये तीनों ठीक हो जाते हैं. आंसर होगा डी ऑप्शन. एक चीज याद रखिएगा, वजीर, ये जो वजीर का सिस्टम था इसको पूरी दिल्ली सल्तनत में फॉलो किया गया, लेकिन एक राजा है जिसने वजीर के सिस्टम को काइंड ऑफ डाइल्यूट कर दिया था एंड दैट वाज अकबर. अकबर ने सिस्टम को खत्म करके या काइंड ऑफ डाइल्यूट करके नया सिस्टम बनाया था, दीवाने कुल, जिसपे उन्होंने बिठाया था राजा टोडरमल को. ठीक है.
Okay, next one. What was the significance of Nayanars and Albers in the साउथ इंडिया? अल्बर्स या नायनर्स की अगर बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड हैं? तो अगर देखा जाए यहाँ पे, सो दे वर द ग्रुप ऑफ पोएट्स हु पॉपुलराइज द वर्शिप्स ऑफ द शिव एंड विष्णु. तो ये काइंड ऑफ भक्ति सेंट्स की शुरुआत हो गई थी यहाँ पे, और ये जो है विष्णु और शिवा, इन दोनों के फॉलोअर्स हुआ करते थे. तो इसका आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा. Okay, next one. Now again we have some terms, that is the Mughal terms, and in terms of Mughals, and we have some particular functions. So मीर बख्शी याद रखिएगा. मीर बख्शी जो होता था वो होता था आपका जनरल होता था. ये काम करता था बेसिकली सैलरी देने का, जो कि आपके जनरल्स होते थे, आर्मी के मेंबर्स होते थे, आर्मी के जो ऑफिसर्स होते थे उनको. तो अगर हम देखें तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा फर्स्ट. ए का फर्स्ट हो जाएगा, तो यानी बी खत्म और डी खत्म. फिर उसके बाद सदर उस सदर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल अनाउंसमेंट्स. सो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2. तो बी का 2 हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए. मीर समन किसको कहते थे? इन चार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड. एंड काजी उल कुजात, ये कहते थे किसको? हेड ऑफ द जुडिशरी. काजी आप याद रखिए हमेशा किससे रिलेटेड होता है? जुडिशरी से. ओके, सो I hope all the questions are clear to all of you and you have gained a lot of knowledge from that. And that's it in this session. We will meet once again in next session. Till then, take care, do your best, and Jai Hind guys.